आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले, करंट डेंसिटी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, करंट के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होगा, करंट डेंसिटी। कि करंट डेंसिटी होता क्या है, उसका फॉर्मूला बताएंगे हम, और हम ये भी समझेंगे कि करंट डेंसिटी इन केस ऑफ कंडक्टर्स क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, करंट डेंसिटी को समझने के लिए ना सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इसका फॉर्मूला समझेंगे। करंट डेंसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया से कितना अमाउंट ऑफ अगर करंट फ्लो है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें अगर हमने ये एक एरिया ले लिया है, यह हमारा अगर एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने लिया है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, करंट डेंसिटी। समझ आ रहा है? तो मतलब इससे कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया, इसी को हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोन पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। ठीक है, अब देखो करंट डेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब हम इसके लिए क्या ऐसा सिंबल लिखेंगे कि हम पहचान जाएंगे कि अच्छा ये करंट डेंसिटी है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है ना, इसे J से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय J। और अब हमने जैसे पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वाइल करंट डेंसिटी जो होता है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होता है वो हम आगे थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना बात समझ आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, J इज इक्वल टू I अपॉन A। हमें पता है ना, A क्या होता है, एरिया, I क्या है, करंट, एंड एरिया इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब अगर हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस की, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड टुवर्ड द सरफेस, है ना। तो ये इसका डायरेक्शन होता है, इसलिए ए के ऊपर भी मैंने एरो लगाया, और जे भी कैसा क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर भी मैंने एरो लगाया। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हम जैसे हमने करंट निकाला था, करंट एवरेज करंट होता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस करंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, वैसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज करंट डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो एवरेज करंट डेंसिटी क्या होता है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, तो ये होता है एवरेज करंट डेंसिटी। और यही अगर क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख दे डी आई बाई डी टी, तो ये क्या बता रहा है हमें, इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी। इसे क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी। ठीक है, और अब देखो एक बात तुम्हें ध्यान रखना है कि ये जो करंट पर यूनिट एरिया होता है ना, इसमें एरिया शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे मैंने क्या बात बताई कि तुम्हें याद रखने वाली बात ये है कि क्या बोला मैंने, एरिया शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो देखो ये बात अगर हम पढ़ते हैं तो उस हिसाब से ऐसा थोड़ी ना है कि हमें हमेशा एरिया परपेंडिकुलर ही देगा। कभी कभी क्या हो सकता है, एरिया टेढ़ा मेढ़ा भी तो हो सकता है करंट के डायरेक्शन के हिसाब से। यहाँ पे तो सही है, देखो करंट हमारा ऐसे जा रहा है और एरिया भी हमारा क्या है, बिल्कुल ऐसे है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ तो बात जम रही है। अब अगर मान लो कि करंट के डायरेक्शन के एरिया परपेंडिकुलर ना हो, ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मान लो कि अब जो हमारा एरिया है वो करंट के डायरेक्शन के अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, ये इसका क्या हो गया, एरिया वेक्टर। अब देख रहे हैं हम कि एरिया जो है वो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं है, तो इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो क्या होता है इस केस में, आराम से सुनो क्या होता है। देखो इस केस में हम एरिया का वो ही कंपोनेंट लेंगे जो करंट के डायरेक्शन के अलोंग है। समझ आ रहा है, मतलब हम, तुम लोगों को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट निकालना तो आता होगा ना। मान लो ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा,
तो ये एरिया वेक्टर अगर इधर ए है तो यहाँ कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। ये होगा। यहाँ पे हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे एरिया वेक्टर का, हम ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। मतलब हमें सिर्फ वही कंपोनेंट लेना है जो करंट के डायरेक्शन के अलोंग हो, समझ आया। क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर तो क्या है, करंट के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है नहीं, तो हम कौन सा वाला एरिया लेंगे, हम वो वाला एरिया लेंगे जो करंट के डायरेक्शन के अलोंग होगा, समझ आया। और अलोंग में कौन सा है, ए कॉस थीटा। तो एक बात बताओ, ए कॉस थीटा, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, समझ आया। तो बताओ ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाएंगे व्हेन एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। देखो आई होप तुम लोगों को ये सारी जो छोटी मोटी बातें मैंने बताई है वो समझ आ गई होगी। अब मुझे तुम लोगों को एक बात बतानी है। एक बात बताओ, तुम लोगों ने ये पढ़ रखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। करंट डेंसिटी इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ लाइंस जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइंस। तो मैं यहाँ पे ये लाइन लिख देती हूँ, करंट डेंसिटी इज आल्सो represented by a set of line जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। देखो अब मैं तुम लोग के लिए ना एक यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी, बहुत ही गंदा डायग्राम है ये है, ठीक। ये हम हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कुछ करंट है, हमें कुछ मतलब यहाँ पे क्या है, ये मैंने कुछ सेट ऑफ लाइंस बना दी हैं जिन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रीम लाइंस। अब यहाँ पे क्या है, ये सेट ऑफ स्ट्रीम लाइंस है, या फिर ये कह लो कि यहाँ पे क्या है, करंट भी है, ये करंट है जो फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम तुमसे यहाँ पे ये पूछते हैं कि बताओ बेटा यहाँ पे तुम्हें दो रीजन दिख रहा है, ये कौन सा है, ब्रॉडर रीजन है, ये ब्रॉडर है, ठीक है, और ये क्या है, नैरोअर है, ठीक है। अब मैंने तुमसे पूछा कि यहाँ पे ये चौड़े वाले हिस्से में और ये छोटे वाले हिस्से में कहाँ पे करंट की वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी, कहाँ पे करंट डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी, ठीक है। मैंने तुमसे ये पूछा। तो अब देखो तुम खुद सोच के बताओ। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि करंट की वैल्यू सेम होती है क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से आ रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पे चाहे इस वाले हिस्से के लिए आई की वैल्यू देखो, चाहे इस वाले हिस्से के लिए आई की वैल्यू देखो, दोनों के लिए आई जो है, करंट जो है सेम होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन्हीं दोनों हिस्से के लिए तुमसे पूछूं कि करंट डेंसिटी की वैल्यू बताओ कहाँ ज्यादा होगी कहाँ कम होगी, तो समझो इधर यहाँ पे करंट डेंसिटी ज्यादा होता है और यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या है, कम है। क्यों, अब हमने ऐसा क्यों बोला, तो जहां पे स्ट्रीमलाइंस की स्पेसिंग बहुत क्लोजर होती है, जहां पे स्ट्रीमलाइंस बहुत पास पास होंगे ना, तो वहां पे करंट का डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे करंट डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। और जहां पे ये ब्रॉडर रीजन है, यहाँ पे क्या है, करंट जो है थोड़ा दूर दूर है, थोड़ा इनमें स्पेसिंग ज्यादा है। तो क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग बिटवीन स्ट्रीमलाइंस ये क्या है, ज्यादा है, इसीलिए हेंस करंट डेंसिटी यहाँ पे क्या है, कम है। समझ आ गया। तो ये चीज था जो मुझे तुम लोग को समझाना था, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को इतनी सी बातें समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे करंट डेंसिटी इन द केस ऑफ कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स के केस में करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो अगर तुम लोग को ये सारी चीजें समझ आ गई है तो इसे कॉपी कर लो, फिर हम आगे थोड़ी सी छोटी सी चीज देखने वाले हैं। तो करंट डेंसिटी इन केस ऑफ कंडक्टर्स कैसे निकालते हैं हम, एक बात बताओ, J इज इक्वल्स टू तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, I बाई A होता है, ठीक, वेरी गुड, हमें पता है ये बात। अब यहाँ पे देखो I इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ के हिसाब से तुम लोगों ने पढ़ा होगा V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो क्या मैं I इज इक्वल्स टू V बाई आर लिख सकती हूँ, बताओ। तो क्या मैंने लिख दिया V बाई आर, ठीक है, और A। अब हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, है ना।
और हमने पोटेंशियल का भी एक फॉर्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल टू ई एल, है ना। तो हम यहाँ पे जरा वैल्यू पुट करते हैं, E इंटू एल अपॉन रो एल बाई ए इंटू ए। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो ई एल ए अपॉन क्या हो जाएगा, रो एल ए। तो ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, तो हमारे पास क्या आया बताओ, ई बाई रो, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे, J इज इक्वल टू ई बाई रो होता है। अब हमने पढ़ रखा है एक फॉर्मूला, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता रही हूँ कि जो रो होता है ना रेजिस्टिविटी होता है, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या बताता है हमें, कंडक्टिविटी बताता है, और उसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन रो दिख रहा है हमें, हम इसे 1 अपॉन रो समझ सकते हैं। तो 1 अपॉन रो क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, तो क्या हम लिख देंगे J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। तो अब ये होता है करंट डेंसिटी इन केस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। दिस इज करंट डेंसिटी इन केस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब देखो हम यहां से ये चीज समझते हैं कि J इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कि जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना वहीं पे J का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, इसका डायरेक्शन is along the direction of electric field, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये चीज लिख सकते हो। तो यहाँ से हम ये भी एक चीज बोलेंगे कि जहां पे इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है करंट डेंसिटी, तो हम ये भी बोलते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो वहां पे करंट डेंसिटी और करंट भी जीरो होगा। और जहां पे अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वहां पे J की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये सब चीज था जो मुझे तुम लोगों को आज करंट डेंसिटी के बारे में इस वीडियो में बताना था। आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। बाय।